हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं और किस प्रकार अपन अरावली को पर्वतमाला व पहाड़ियां कहते हैं उनकी भी चर्चा की थी। और आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो डॉक्टर रामलोचन सिंह का 1971 का वर्गीकरण है, जिसमें मैंने आपको 4 मध्यम श्रेणी प्रदेश बताए थे, जैसे कि अरावली पर्वतमाला, पश्चिम का मरुस्थल, उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और पूर्व का मैदान। अपन रामलोचन सिंह के इसी वर्गीकरण को पढ़ते हैं और आज अपन चर्चा करेंगे पूर्व के मैदान की। पूर्व का मैदान मैंने आपको बताया था अपन को चर्चा किसकी करनी है, पूर्व के मैदान की, उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की, पश्चिम का मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला। तो अपन शुरू में क्या पढ़ रहे हैं, पूर्व का मैदान। पूर्व के मैदान की चर्चा करेंगे अपन। अब बात करें इस पूर्व के मैदान की, तो पूर्व का मैदान भाग किसका है। अगर आपसे कोई पूछे ये जो पूर्व का मैदान है ये भाग किसका है, तो आपको क्या बताना है, तैथिस सागर। तैथिस सागर, ये जो पूर्व का मैदान है भाग किसका है, तैथिस सागर का। इसके आगे की बात करते हैं। जैसे कि बात करें अपन निर्माण की, तो इसका निर्माण किस काल में इसका निर्माण हुआ, किस काल में। अगर काल की बात करें तो उसका नाम है प्लीस्टोसिन काल। प्लीस्टोसिन काल। मैंने अभी तक आपको बताया पूर्व का मैदान भाग किसका है, तो ये तैथिस सागर का एक भाग माना जाता है। और पूर्व का मैदान है इसका निर्माण कौन से काल में हुआ, तो इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसिन काल में। इसके आगे की बात करते हैं। आगे बात करें अपन विस्तार किसका है। ये जो पूर्व का मैदान है ये विस्तार किसका है, विस्तार किसका है, इसकी बात बताऊं मैं आपको, तो ये विस्तार है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान। और आगे बात करें अपन इस पूर्व के मैदान की। मैंने अभी तक आपको बताया भाग किसका है, तैथिस सागर का। निर्माण किस काल में हुआ, इसका प्लीस्टोसिन काल में वैसे इसका निर्माण हुआ। और विस्तार किसका है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान का विस्तार है। इसके आगे की बात करते हैं। मैंने आपको बताया विस्तार किसका है, आपको बताना है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान का ये विस्तार है। किसके मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। कौन सी नदियों के मध्य यह स्थित है, तो उसकी बात करें अपन गंगा व यमुना नदियों के मध्य स्थित है। उसके अलावा अपन इस पूर्व के मैदान की अगर ढाल की बात करें, अपन इसके ढाल की बात करें, ढाल किस तरफ है, तो ढाल है इसका दक्षिण पूर्व की ओर। तो ये बताया मैंने आपको पूर्व के मैदान के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। मैंने बात बताया आपको पूर्व का मैदान भाग किसका है, तो ये तैथिस सागर का एक भाग माना जाता है। और निर्माण कौन से काल में हुआ था इस पूर्व के मैदान का, तो इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसिन काल में। और विस्तार की बात बताई मैंने आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान का ये विस्तार है। और कौन सी नदियों के मध्य में स्थित है ये पूर्व का मैदान, तो गंगा व यमुना नदियों के मध्य में स्थित है। और अगर आपसे पूर्व के मैदान की अगर कोई ढाल की बात पूछे, तो आपको ढाल बताना है दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर। इसके आगे की चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया भाग किसका है, निर्माण कौन से काल में हुआ, विस्तार किसका है, कौन सी नदियों के मध्य में स्थित है, और ढाल किस तरफ है इसका, इसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। अब आगे बात करते हैं अपन किसकी, पूर्व के मैदान की। पूर्व का
पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान और पूर्व का मैदान। और इसकी बात करें अपन भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, उसके अलावा अपन पहले बनावट की दृष्टि से इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। पूर्व के मैदान का बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण, मैंने आपको बताया ये जो पूर्व का मैदान है इसका बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। इसकी चर्चा करते हैं अपन। मैंने आपको बताया बनावट की दृष्टि से इस पूर्व के मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अपन बात करेंगे पहले डिवाइडेशन की, तो बात करें अपन चंबल बेसिन की। 1 नंबर पे लिखता हूं मैं चंबल बेसिन। मैं आपको बता रहा हूं ये जो पूर्व का मैदान है इसका बनावट की दृष्टि से 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला बताया मैंने आपको चंबल बेसिन, दूसरा जो है उसका नाम है बनास बेसिन, बनास बेसिन। उसके बाद अगर बात करें अपन तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे है माही बेसिन। आपने माही नदी का नाम सुना होगा, माही बेसिन। क्या बताया मैंने आपको, बनावट की दृष्टि से इस पूर्व के मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग बताया मैंने आपको चंबल बेसिन, दूसरा बताया आपको बनास बेसिन और तीसरा बताया आपको माही बेसिन। तो अपन चंबल बेसिन की चर्चा करते हैं। कौन से बेसिन की? चंबल बेसिन की। अगर बात करें चंबल नदी के उद्गम की, अगर मैं आपको बात बताऊं ये चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप मेरे को बताओगे जानापाव, जानापाव पहाड़ी। और ये जानापाव पहाड़ी कहां पे है? एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया ये जो चंबल बेसिन है इसका मतलब जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। और अपन आगे की बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश कहां पे होता है, तो अपन बात करें 84 गढ़ की, 84 गढ़। और ये 84 गढ़ पड़ता कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। मैंने आपको बताया उद्गम बताया जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश की, और राजस्थान में प्रवेश होता है 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से। इस चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। और राजस्थान के कितने जिलों से बहती है, कितने जिलों से गुजरती है? राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो आपको बताना है राजस्थान के 6 जिलों से यह चंबल नदी गुजरती है। बात करें सहायक किसकी है, यह चंबल नदी सहायक किसकी है? अगर आपसे पूछे ये चंबल नदी किसकी सहायक है, तो आपको बताना है यमुना। मैंने आपको बताया सहायक किसकी नदी है ये चंबल, तो ये यमुना की सहायक नदी है। और बात करें अपन आगे की, यमुना से मिलन कहां पे होता है इसका? यमुना से मिलन कहां पे होता है इसका, तो आपको बताना है मुरादगंज, मुरादगंज। और ये मुरादगंज पड़ता कहां पे है? इटावा में। मैंने आपको बताया कई यमुना से मिलन कहां पे होता है इसका, तो इसका जो मिलन है वो कहां पे होता है? मुरादगंज, इटावा में। इसके बाद में अगर अपन बात करें यह नदी कौन सी? चंबल नदी। यह नदी अपने, मैं राजस्थान लिख देता हूं यहां पे, यह नदी राजस्थान में प्रवेश से लेकर अंत तक बात करें अपन बीहड़ भूमि की, बीहड़ भूमि या फिर इसी को कह सकते हैं अपन उत्खात भूमि, या इसी को अपन खड्ड भूमि भी कह सकते हैं।
का निर्माण करती है, का निर्माण करती है, निर्माण करती है। मैंने अभी तक आपको बताया कि ये जो पूर्व का मैदान है इसको बनावट की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग बताया मैंने आपको चंबल बेसिन, दूसरा बताया आपको बनास बेसिन और तीसरा बताया मैंने आपको माही बेसिन। तो चंबल बेसिन के बारे में बात करें अपन, चंबल नदी का उद्गम बताया मैंने आपको मध्य प्रदेश की जो जानापाव की पहाड़ी है वहां से चंबल निकलती है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो प्रवेश होता है इसका 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में और राजस्थान के ये 6 जिलों से गुजरती है। और सहायक किसकी है, ये चंबल यमुना नदी की सहायक है और यमुना से इसका मिलन होता है मुरादगंज इटावा में। और यह नदी राजस्थान में प्रवेश से लेकर अपने अंत तक उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि या फिर अपन खड्ड भूमि भी कह सकते हैं, इसका निर्माण करती है। तो ये बताया मैंने आपको चंबल बेसिन। इसके बाद में अपन बात करेंगे बनास बेसिन की। बात किसकी करेंगे अपन, बनास बेसिन की। और मैं आपको बनास बेसिन के बारे में बताता हूं। अगर बात करें अपन उद्गम की, बनास बेसिन के उद्गम की बात करें अपन तो इस बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, खमनोर पहाड़ी। और ये खमनोर पहाड़ी पड़ती कहां पे, खमनोर पहाड़ी। और ये खमनोर पहाड़ी कहां पे, राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में। मैंने अभी तक आपको ये बनास नदी का उद्गम बताया है और उद्गम कहां से होता है इसका, खमनोर पहाड़ी, राजसमंद से। इसके बाद में अपन बात करें तो ये जो बनास नदी है, ये बनास नदी सहायक किसकी है, सहायक किसकी, ये बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना है चंबल नदी की। चंबल नदी की ये सहायक नदी है। और बात करें अपन आगे, चंबल से इसका मिलन कहां पे होता है, संबल से मिलन। अगर चंबल से मिलन की बात पूछे आपसे तो आपको बताना है रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर। रामेश्वरम जो धाम है और कहां पे है, सवाई माधोपुर को मैं शॉर्टकट में SWM से लिखता हूं। किससे, SWM से। मैंने उद्गम बताया आपको खमनोर पहाड़ी राजसमंद से, सहायक नदी बताया आपको किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। और फिर मैंने आपको बताया चंबल से इसका मिलन कहां पे होता है, रामेश्वरम घाट या फिर धाम सवाई माधोपुर में इसका चंबल के साथ मिलन हो जाता है। और बात यहाँ पे बनाता हूं मैं बनास नदी, जैसे कि मैंने आपको सामने बनाई बनास। इस बनास के अगर उत्तर में बात करें अपन, उत्तर में क्या है, मालपुर करौली का मैदान, करौली का मैदान। मैंने क्या बताया आपको, ये जो बनास नदी है इसके उत्तर में मालपुर करौली का मैदान है, जबकि दक्षिण में मेवाड़ का मैदान है। क्या है, मेवाड़ का मैदान। मैंने आपको बताया ये बनास नदी है, इस बनास नदी के उत्तर में मालपुर करौली का मैदान है। क्योंकि आपको पता होगा जो भी अपना पेज या कागज होता है उसमें ऊपर की साइड में कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा, और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा। इसीलिए मैंने बनास के ऊपर में लिखा मालपुर करौली का मैदान, मतलब बनास के उत्तर में मालपुर करौली का मैदान है, जबकि दक्षिण में मेवाड़ का मैदान है। इसके अलावा अपन बात करें इस बनास बेसिन के बारे में, यहां से मैं इस माही बेसिन को हटाता हूं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया बनास के उत्तर में मालपुर करौली का मैदान और दक्षिण में मेवाड़ का मैदान है। उसके अलावा अपन बात करें बनास नदी ने राजसमंद जिले की देवगढ़ की पहाड़ियों का सर्वाधिक अपर्दन किया है। मैंने आपको बताया बनास नदी ने राजसमंद जिले की जो देवगढ़ की पहाड़ियां हैं इनका सर्वाधिक अपर्दन किया है। इसी कारण यह अवशिष्ट के रूप में
के रूप में दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, जिसे क्या कहते हैं, ये आप ध्यान रखना, जिसे पीटमांड कहते हैं। तो ये बताया मैंने आपको, पहले बताया मैंने आपको चंबल बेसिन के बारे में, फिर बनास बेसिन के बारे में आपको बताया। तो बनास बेसिन के बारे में मैंने आपको बताया, बनास का उद्गम होता है खमनोर पहाड़ी राजसमंद जिले से। सहायक किसकी नदी है, तो बनास चंबल की सहायक नदी है। और चंबल से मिलन कहां पे होता है इसका, रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में इसका मिलन होता है, किसके साथ, चंबल नदी के साथ। और मैंने फिर बताया बनास के उत्तर में मालपुर करौली का मैदान है, जबकि इसके दक्षिण में मेवाड़ का मैदान है। फिर मैंने आपको बताया बनास नदी ने राजसमंद जिले की जो देवगढ़ की पहाड़ियां हैं इनका सर्वाधिक अपर्दन किया है। अब कुछ जो पहाड़ियां बची हुई है वो क्या है, अपन को अवशिष्ट के रूप में दिखाई दे रही है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पीटमांड कहते हैं। तो मैंने आपको चंबल बेसिन के बारे में बताया, फिर बनास बेसिन के बारे में बताया, और अब अपन चर्चा करेंगे माही बेसिन के बारे में। आप इसको नोट आउट भी कर सकते हो। इसके पश्चात अपन बात किसके बारे में करेंगे, तो अपन बात करेंगे माही बेसिन के बारे में। क्योंकि मैंने बनावट की दृष्टि से आपको 3 भागों में इसका वर्गीकरण बताया है, इसको बनावट की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तो मैंने चंबल बेसिन और बनास बेसिन आपको बता दिया है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे माही बेसिन की, माही बेसिन, माही बेसिन इसकी चर्चा करेंगे। कौन सा बेसिन, माही बेसिन, तीसरे नंबर का। अपन बात करेंगे माही बेसिन की। तो इस माही नदी के अगर उद्गम की बात करें अपन, इस माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये निकलती है मेहंद झील। आपने सुना होगा मेहंद झील, मेहंद झील एमपी से निकलती है, मेहंद झील एमपी मध्य प्रदेश से इस माही नदी का उद्गम होता है। उसके अलावा अपन बात करें राजस्थान में, राजस्थान में प्रवेश कहां पे होता है इसका, तो राजस्थान में प्रवेश होता है इसका, आपने नाम सुना होगा खादू गांव। और खादू गांव पड़ता कहां पे, ये बांसवाड़ा में पड़ता है, बांसवाड़ा। मैंने आपको बताया इस मतलब माही नदी का उद्गम बताया आपको, मेहंद झील एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश होता है इसका खादू गांव बांसवाड़ा में। और उसके बाद में अपन बात करें आगे की, अभी तक मैंने आपको 2 हिंट बताई है। तीसरे नंबर पे बात करें अपन, तो माही नदी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। माही तथा इसकी सहायक नदियों ने माही तथा इसकी सहायक नदियों ने डूंगरपुर, आपने नाम सुना होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उसके बाद में बात करें अपन प्रतापगढ़ की, मैंने आपको बताया माही तथा इसकी सहायक नदियों ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। अपन बात करें 56, उसके अलावा बात करें अपन कांठल, उसके अलावा अपन बात करें कांठल के अलावा अपन बात करें वागड़ के मैदान का निर्माण किया है। मैंने आपको बताया माही तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में 56, कांठल या फिर वागड़ के मैदान का निर्माण किया है। अब अगर आपसे पूछे 56 का मैदान किसे कहते हैं, तो 56 का मैदान जो माही तथा इसकी सहायक नदियां अपने साथ 56 नदी नालों का पानी लाती है, इसी कारण इसको 56 का मैदान भी बोला जा सकता है। और ये प्रतापगढ़ की कांठ पर स्थित है, इसी कारण इसको कांठल का मैदान भी बोला जा सकता है। तो ये बताया मैंने आपको माही बेसिन के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट बात है उसकी भी चर्चा करता हूं मैं। समस्त मैदानों में तेज या तीव्र भी लिख सकता हूं मैं, तेज या अपन बात करें तीव्र
ढाल प्रणवता वाला मैदान है। मैंने आपको बताया माही बेसिन के बारे में। पूर्व के मैदान का बनावट की दृष्टि से मैंने 3 भागों में वर्गीकरण किया। पहले मैंने आपको चंबल बेसिन बताया, फिर बनास बेसिन, और फिर मैंने आपको बताया माही बेसिन। उद्गम बताया इसका महेंद्र झील एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश होता है इसका खादू गांव बांसवाड़ा में, और माही तथा इसकी सहायक नदियां डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में 56 काठल या फिर वांगड़ के मैदान का निर्माण करती है। और जितने भी मैदान है उनमें, समस्त मैदानों में या जितने भी मैदान है उनमें तेज ढाल प्रणवता वाला मैदान कौन सा है? इस माही नदी का जो मैदान है या फिर माही का जो बेसिन है वो सबसे तीव्र ढाल वाला है। तो ये मैंने आपको बताया क्या बनावट की दृष्टि से इस पूर्व के मैदान का वर्गीकरण। इसके आगे की बात करते हैं। बात करें अपन समस्त नदी निर्मित मैदानों में, समस्त नदी निर्मित मैदानों में मृदा की बात करें अपन, समस्त नदी निर्मित मैदानों में कौन सी मृदा होती है? तो मृदा को बोल सकता हूं मैं जलोढ़। क्या बताया मैंने आपको? जो समस्त नदी निर्मित मैदान है उनमें कौन सी मृदा होती है? तो मृदा को बताया, मृदा का नाम बताया आपको जलोढ़। जलोढ़ को बोल सकता हूं दोमट, या इसी को बोल सकता हूं मैं कांप, या इसी को बोल सकता हूं मैं कछारी, या इसी को बोल सकता हूं मैं कांप कछारी। खादर बोल सकता हूं इसको मैं, खादर भी कह सकता हूं। उसके अलावा बात करें अपन एल्फीसोल भी कह सकते हैं, एल्फीसोल। मैंने आपको अभी तक बताया जो समस्त नदी निर्मित मैदान है उनमें कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपको बताना क्या है? जलोढ़, दोमट, कांप, कछारी, खादर और एल्फीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। और ये जो मृदा है इस मृदा का रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है इस मृदा का? तो इसका रंग कैसा होता है? इस मृदा का रंग कैसा होता है? तो आपको क्या बताना है? भूरा। आपको क्या बताना है? इस मृदा का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। अगर आपसे कोई कारण पूछे इसके भूरे होने का कारण क्या है, तो कारण में आपको बताना है इसमें क्या होता है? फास्फोरस होता है, फास्फोरस। उसके अलावा अपन बात करें पोटास भी होता है, पोटाश। उसके बाद में बात करें अपन कैल्शियम की, कैल्शियम की बात करें, अपन बात करें चूना की, अपन बात करें ह्यूमस की, ह्यूमस। अब जब इतने एलिमेंट अगर मृदा में उपस्थित होंगे तो जाहिर सी बात है रंग कैसा होगा? भूरा होगा। तो मैंने आपको बताया समस्त नदी निर्मित मैदानों में मृदा कैसी होती है? जलोढ़ होती है, दोमट होती है, कांप होती है, कछारी होती है, खादर होती है और एल्फीसोल होती है। अगर आपसे रंग पूछे तो रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कारण क्या होता है? जब नदियां अपने अवसाद के साथ, अपने बहाव के साथ जब अवसाद लेके जाती है तो उनके साथ में फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, चूना और ह्यूमस, ये इतने एलिमेंट उपस्थित होते हैं। इसी कारण इस मिट्टी का कलर कैसा होता है? भूरा होता है। ये बताया मैंने आपको कारण। और ये मृदा क्या होती है? यह मृदा नवीन होती है। ये बात भी आप याद रखना। जो नदियां बहाव के साथ जो अवसाद लेके जाती है, धीरे धीरे जब नदी का वेग कम होता है तो अवसाद अपने स्थान पर जमा होने लगता है। इसी कारण ये जो मृदा होती है ये नवीन मृदा होती है। मतलब नदी निर्मित मैदानों में जो मृदा मिलेगी अपन को वो कैसी होगी? नवीन होगी, नई होगी। तो ये बताया मैंने आपको मैदानों में मृदा कौन सी होती है और उसका रंग कैसा होता है। इसके आगे की चर्चा करते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और अब अपन पढ़ेंगे पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान और पूर्व के मैदान का अगर अपन भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण करते हैं, भौतिक दृष्टि से अगर वर्गीकरण की बात करूं मैं आपके सामने, वर्गीकरण, भौतिक दृष्टि से अगर वर्गीकरण की बात करें
तो इसको भौतिक दृष्टि से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भाग बताए मैंने आपको? पूर्व के मैदान का अगर भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण करें अपन तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहले मैंने आपको बताया था बनावट या फिर संरचना की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और अब अपन बात कर रहे हैं भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण की। तो कितने भाग बताए मैंने आपको? 4 भाग। और अपन बात करेंगे पहले बात करेंगे अपन भाबर की। भाबर चर्चा किसकी करेंगे? अपन भाबर की चर्चा करेंगे। भौतिक दृष्टि से मैंने 4 भागों में आपको वर्गीकरण बताया और अपन शुरू में बात किसकी करेंगे? भाबर की। तो भाबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। पर्वतीय क्षेत्रों के मैदान है, ये बताया मैंने आपके सामने भाबर की पहली विशेषता। उसके बाद में दूसरी की बात करें अपन, अनुपजाऊ होते हैं। दूसरी विशेषता क्या बताई मैंने आपको? ये जो मैदान है भाबर के, ये क्या है? अनुपजाऊ होते हैं। उसके बाद में अपन तीसरे नंबर की बात करें तो वृक्षों की अधिकता होती है। क्या होती है? वृक्षों की अधिकता। क्या बताया मैंने आपके सामने? वृक्षों की अधिकता होती है। उसके अलावा अपन आगे की बात करें तो मैं आपको बताऊं मोटे डबल से लिखता हूं मैं यहाँ पे, मोटे मोटे शिलाखंड होते हैं। क्या बताया मैंने आपको? मोटे मोटे शिलाखंड होते हैं इस भाबर में। और 5वीं विशेषता की बात करें अपन, नदियां बहती है, लेकिन क्या होता है? लेकिन दिखाई नहीं देती। क्या बताया मैंने आपको? नदियां बहती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो यह राजस्थान में नहीं पाया जाता। राजस्थान में, हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में ये भाबर नहीं पाया जाता है। तो ये बताया मैंने आपको, पर्वतीय क्षेत्रों के मैदान है, अनुपजाऊ होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है, मोटे मोटे शिलाखंड होते हैं भाबर में, नदियां यहाँ पे बहती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है। और ये जो भाबर है ये राजस्थान में नहीं पाया जाता है। इसके पश्चात अपन दूसरे नंबर पे बात करें, बात किसकी करेंगे अपन? तराई की बात करेंगे। बात किसकी करेंगे अपन? तराई की बात करेंगे। तो क्या है भाबर के? पहली विशेषता बताता हूं मैं आपको तराई की। भाबर के दक्षिण में स्थित है। उसके अलावा मोटे मोटे शिलाखंड होते हैं, ये बताया था मैंने आपको। और इसमें क्या है? मोटे मोटे, अगर आपने बात करें तराई में तो मोटे मोटे डबल से लिखता हूं, मोटे मोटे शिलाखंडों का अभाव। यहाँ पे क्या होता है? इन मोटे मोटे शिलाखंडों का क्या होता है? अभाव होता है। ये बताया मैंने आपको। और बात करें अपन तीसरे नंबर पे तो नदियां दिखाई देती है। क्या बताया मैंने आपको? ये जो नदियां हैं यहाँ पे दिखाई देती है। तराई वाले रीजन में नदियां दिखाई देती है। और बात करें अपन मैदान कैसा होता है तो दलदली मैदान होता है। मैंने क्या बताया आपको? नदियां भी दिखाई देती है और दलदली मैदान होता है। इसी कारण 5वें नंबर पे अपन बात करें तो गन्ना। और बात करें अपन कपास का उत्पादन होता है। गन्ना और कपास का उत्पादन होता है। मैंने पहले आपको भाबर के बारे में बताया, पर्वतीय क्षेत्रों के मैदान है, अनुपजाऊ होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है, मोटे मोटे शिलाखंड होते हैं, नदियां बहती है लेकिन दिखाई नहीं देती, और राजस्थान में ये नहीं पाया जाता है। क्या? भाबर। फिर उसके बाद मैंने आपको तराई के बारे में बताया। भाबर के दक्षिण में तराई स्थित है और यहाँ पे मोटे मोटे शिलाखंडों का अभाव होता है। और यहाँ पे तराई वाले रीजन में नदियां दिखाई देती है और दलदली मैदान भी होता है। और दलदली होने के कारण यहाँ पे गन्ने और कपास की खेती भी की जाती है। तो मैंने अभी तक आपको भाबर और तराई के बारे में बताया। 2 वर्गीकरण में आपको बता चुका हूं। इसके पश्चात
आगे की बात करते हैं अपन, दो वर्गीकरण और बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। और तीसरे नंबर पे अपन बात किसकी करेंगे, खादर की। तीसरे नंबर पे अपन बात किसकी करेंगे, खादर की बात करेंगे। मैंने आपको बताया तीसरे नंबर पे अपन बात किसकी करेंगे, खादर की। तो इनकी बात करते हैं, नदियों के तल के बराबर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। क्या बताया मैंने आपको, नदियों के तल के बराबर स्थित होते हैं। और अगर अपन बात करें मृदा की, अगर अपन बात करें मृदा की, तो मृदा क्या होती है, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे, इसके लिए कुछ अन्य नाम है उनकी भी चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया खादर के बारे में, नदियों के तल के बराबर स्थित होते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पे कहाँ पे, इस खादर वाले रीजन में, जिसे पंजाब में क्या कहेंगे अपन, पंजाब में कहेंगे अपन जल्ला, पंजाब में क्या बोलेंगे अपन, जल्ला। उसके बाद में असम की बात करें अपन, असम में क्या बोलेंगे, असम में क्या बोलेंगे, दू बोलेंगे। असम में क्या बताया मैंने आपको, दू बोलेंगे। उसके अलावा अपन बात करें यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में बात करें अपन, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उसे बोलेंगे बेट, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं धाया। मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में अपन बेट या फिर धाया कहेंगे। तो ये बताया मैंने आपको खादर के बारे में, नदियों के तल के बराबर स्थित होते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इस मृदा को क्या कहेंगे अपन, पंजाब में जल्ला कहेंगे, असम में दू कहेंगे, उत्तर प्रदेश में बेट या फिर अपन क्या बोलेंगे, धाया। इसके आगे अपन जो चौथा और लास्ट भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण है उसकी भी चर्चा करते हैं और उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन बांगर, उसको क्या बोलेंगे अपन, बांगर। तो मैं आपको बांगर के बारे में बताता हूं, नदियों के तल से ऊंचाई पर, नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं। क्या बताया मैंने आपको, नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं, यह बताया मैंने आपको पहली विशेषता। उसके बाद में अपन बात करें मृदा की, तो मृदा कैसी पाई जाती है, प्राचीन जलोढ़ मृदा। क्या बताया मैंने, नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अब आपको पता होगा अगर नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होगा तो बाढ़ का पानी तो वैसे ही वहां पे नहीं पहुंच सकता, इसीलिए मैंने आपको मृदा बताई, प्राचीन जलोढ़ मृदा बताई। और मृदा कैसी होती है, अगर अपन बात करें इस मृदा की कैसी होती है, कैसी होती है ये मृदा, तो ये होती है लवणीय, या फिर इसी को ही कह सकता हूं मैं क्षारीय, लवणीय, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं क्षारीय। मैंने आपको बताया नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होती है, इसी कारण बाढ़ का पानी इस बांगर में नहीं पहुंच पाता। मृदा बताया आपको, प्राचीन जलोढ़ मृदा बताई मैंने आपको, और ये मृदा कैसी होती है, लवणीय और क्षारीय। उसके अलावा अपन बात करें, ये तीसरी विशेषता बताई मैंने आपको, और चौथी विशेषता की बात करें अपन तो अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण, सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि पर नमकीन परत जम जाती है, जिसे रेह या फिर अपन क्या कह सकते हैं, कल्लर कहते हैं। मैंने आपको बताया बांगर के बारे में, नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं, इसी कारण बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। मृदा बताया आपको, प्राचीन जलोढ़ मृदा बताई मैंने, मृदा कैसी होती है, लवणीय क्षारीय ये मृदा होती है।
और अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि पर नमकीन परत जम जाती है, जिसको अपन रेह या फिर कल्लर भी कह सकते हैं। तो ये बताया मैंने आपको पूर्व के मैदान का पहले बताया था बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण, और ये बताया मैंने आपको भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण। इसके आगे की चर्चा करते हैं और अपन बात करेंगे पूर्व के मैदान की विशेषता। इसकी विशेषताओं की भी चर्चा करते हैं अपन। पूर्व के मैदान की क्या विशेषता है इसकी भी चर्चा करते हैं अपन। अगर बात करें अपन जलवायु की, जलवायु कैसी है पूर्व के मैदान की, तो आपको क्या बतानी है, आर्द्र प्रकार की जलवायु। आर्द्र प्रकार जलवायु कैसी है, आर्द्र प्रकार की है। बात करें अपन वर्षा की, वर्षा कितने सेंटीमीटर की होती है, तो वर्षा होती है यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में, 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में। अगर आपसे वन पूछे, वन कैसे पाए जाते हैं यहाँ पे, तो वनों में आपको बताना है मिश्रित, क्या बताया मैंने आपको, वनों में बताया मिश्रित पतझड़। और कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं इसकी भी चर्चा करते हैं। जलवायु बताई मैंने आपको, वर्षा बताई, वन कौन से पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़, और कौन से जिलों में पाए जाते हैं। तो अपन बात करें उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़, कोटा और राजसमंद। अब आप ट्रिक भी बना सकते हो, उसी को चिरा ऐसे कुछ बना सकते हो। वन बताया मैंने आपको मिश्रित पतझड़, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़ और कोटा। उसके अलावा राजसमंद में ये वन पाए जाते हैं, कौन से, मिश्रित पतझड़ वन इन जिलों में पाए जाते हैं। और बात करें अपन खनिज की, खनिज, खनिज कैसे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे धात्विक भी पाए जाते हैं, कौन से, धात्विक। बात करें प्लस में अधात्विक भी पाए जाते हैं, अधात्विक। तो यहाँ पे खनिज दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, और धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और उसके अलावा अपन आगे बात करें सिंचाई किससे होती है, यहाँ पे सिंचाई, तो सिंचाई की बात करें अपन कुओं के जरिए, तो आपको पता होगा कुओं के जरिए जो सिंचाई होती है वो कहाँ पे होती है, जयपुर में। कुओं के जरिए सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, जयपुर में। और नलकूपों की बात करें अपन, नलकूपों की, तो नलकूपों का आपको पता होगा, नलकूपों के द्वारा सिंचाई कहाँ पे होती है, भरतपुर में। और मृदा से पहले मैंने आपको बताई थी, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और बात करें अपन फसल की, फसल की भी साथ में चर्चा करते हैं। फसल की, तो फसल यहाँ पे कौन सी होती है पूर्व के मैदान में, रबी की फसल सर्वाधिक होती है। कौन सी फसल होती है, रबी की फसल यहाँ पे सर्वाधिक होती है। पूर्व के मैदान के अगर क्षेत्रफल की बात करें अपन, इसके अगर क्षेत्रफल की बात बताऊं मैं आपको, तो क्षेत्रफल कितना है इसका, 23%। और बात करें अपन जनसंख्या की, जनसंख्या की बात करें अपन, तो जनसंख्या यहाँ पे कितनी निवास करती है उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। जनसंख्या यहाँ पे 39% निवास करती है। तो ये बताया मैंने आपको पूर्व के मैदान की विशेषता। जलवायु बताई आपको आर्द्र प्रकार की, वर्षा बताई मैंने 80 से मतलब 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में, वन बताया आपको मिश्रित पतझड़, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़, राजसमंद और कोटा में ये वन पाए जाते हैं। खनिज बताया आपको धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। सिंचाई बताई मैंने आपको कुओं के जरिए जयपुर में होती है और नलकूपों के जरिए भरतपुर में होती है। फसल बताई यहाँ पे रबी की होती है। क्षेत्रफल बताया मैंने पूर्व के मैदान का आपको 23% और जनसंख्या बताई आपको 39% यहाँ पे निवास करती है। उसके अलावा एक छोटी सी बात है उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ये बनाऊं, ये बना दी मैंने आपके सामने अरावली पर्वतमाला। ऐसे अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मतलब फैली हुई है। तो ये बताया मैंने आपके सामने अरावली पर्वतमाला, और ये अरावली पर्वतमाला का अपन पूर्वी भाग मानते हैं। कौन सा, पूर्वी भाग। और इधर कौन सा है, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। इधर बताया मैंने आपको पूर्वी भाग, उधर बताया मैंने आपको पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग में क्या है,
खादर है। अरावली के पूर्वी भाग में क्या है? खादर है। उसके अलावा अपन पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग में क्या है? बांगर है। ये बात आपको याद रखनी है। ये बताया मैंने आपको पूर्व का मैदान। अरावली के पूर्वी भाग में मैंने आपको बताया खादर और अरावली के पश्चिमी भाग में आपको बताया मैंने बांगर। उसके अलावा मैंने आपको पूर्व के मैदान की विशेषताएं बताई, बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण बताया 3 भागों में और भौतिक दृष्टि से 4 भागों में इसका वर्गीकरण बताया। उसके अलावा यहाँ पे जो मृदा है वह कैसी होती है उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की और मैंने आपको पूर्व के मैदान की विशेषता भी बताई। इसके पश्चात अपन अगली क्लास में जो भी 3 बचे हुए हैं जैसे कि अरावली पर्वतमाला, उसके अलावा पश्चिम का मरुस्थल भी अभी बचा हुआ है और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उसकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।